तो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे फुटबॉल के चहीतों। और आज हमारे पास जो न्यूज़ है वो नेमार के ट्रांसफर से रिलेटेड है, मेसी के ट्रांसफर से रिलेटेड भी हमारे पास न्यूज़ है और रोनाल्डो का भी ट्रांसफर हो सकता है इसी समर के अंदर। और भी बहुत सारी फुटबॉल न्यूज़ है, तो देखते रहे वीडियो को एंड तक ताकि फुटबॉल के बारे में अपडेटेड हो जाए। तो सबसे पहले न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं जो कि है हमारे पास नेमार जूनियर के बारे में। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेमार जो है ना वो अब पीएसजी से जाना चाह रहे हैं, क्योंकि पीएसजी के जो फैंस हैं ना उन्होंने नेमार के घर के बाहर आके एहतजाज किया था। ये समझने के होता है ना, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक बंदे के खिलाफ और उसके खिलाफ नारे लगाते हैं। इस तरीके की सिचुएशन नेमार के घर के बाहर आके क्रिएट की थी पेरिस के अंदर। तो अब जो है ना नेमार पीएसजी को छोड़ के जाना चाह रहे हैं और पीएसजी के जो प्रेसिडेंट है नासिर अल खिलाफी, वो भी नेमार की ये जो इंजरीज होती रहती है बार बार, इस सिचुएशन से ना कह लें कि बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं। तो इसीलिए पीएसजी भी अब चाह रही है कि नेमार जो है वो छोड़ के चला जाए। तो सबसे ऊपर जो टारगेट है ना जिस क्लब का नेमार, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। और तो और यहाँ पे ना चेल्सी भी जो है वो चाह रही है कि उनके पास आ जाए नेमार, लेकिन टॉप लिस्ट यहाँ पे आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। और तो नेमार के फ्रेंड जो मैनचेस्टर सिटी के फॉर्मर प्लेयर है, उन्होंने नेमार से कहा है कि वो जाकर मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन कर ले। और देखा जाए तो मैनचेस्टर सिटी के पास भी ग्रीलिश के अलावा कोई और लेफ्ट विंगर है नहीं जो प्रोफेशनल हो। बर्नार्डो सिल्वा राइट पे खेलते हैं, रियाद माहरेज राइट पे खेलते हैं, केविन डे ब्रुयन, फिन फोडेन जो है वो अटैकिंग मिडफील्डर्स हैं, कहले के मिडफील्डर्स हैं। जूलियन अल्वारेज और एर्लिंग हालैंड जो है वो सेंटर फॉरवर्ड है। लेफ्ट विंगर उनके पास सिर्फ एक है और वो है जैक ग्रीलिश। लेकिन ये तो सिर्फ नेमार के फ्रेंड ने उनसे कहा है ना कि वो जाकर मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन करें। मैनचेस्टर सिटी का नेमार को लेने का कोई इरादा नहीं है। उनका टारगेट है गवार्डियोल, जो वर्ल्ड कप का बेस्ट डिफेंडर था, जो मास्क मैन के नाम से भी जाना जाता है, और अभी वो लिप्जिग के अंदर खेल रहा है। तो उसके लिए 80-90 मिलियन भी देने को तैयार है मैनचेस्टर सिटी अपने डिफेंस के अंदर उसको लाने के लिए। और तो और नेमार खुद जो चाह रहे हैं ना, वो ये चाह रहे हैं कि बार्सिलोना चले जाएं वो। लेकिन बार्सिलोना का कोई इरादा नहीं है अब नेमार को लेने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजरीज होती है, फिर 31 साल के हो गए हैं और फिर सैलरी भी बहुत ज़्यादा लेते हैं नेमार। तो बार्सिलोना को मेसी को भी सैलरी देनी है, 13 मिलियन तक की सैलरी जो है वो देनी पड़ेगी मेसी को। तो यहाँ पे नेमार को जो है ना वो ज़्यादा सैलरी नहीं पे कर सकती बार्सिलोना। वैसे ही बस्केट्स को जाना पड़ा है, जोर्डी अल्बा को जाना पड़ रहा है। बस्केट्स का तो कंफर्म हो गया, जोर्डी अल्बा का भी कंफर्म हो जाएगा। टर स्टेजन और फ्रैंकी डी जॉन्ग को सैलरीज रिड्यूस करनी पड़ेंगी अपनी। उसके अलावा जो है वो फेरन टोरेस को जाना पड़ेगा, डेम्बेले को हो सकता है जाना पड़ सकता है, उसके अलावा अंसु फाटी को जाना पड़ेगा। तो ये भी बहुत सारे ट्रांसफर जो है वो बार्सिलोना कर रही है ताकि उनके पास पैसा आ सके। तो ऐसे में वो नेमार को तो सैलरी नहीं दे सकते, मेसी को दे देंगे वो सैलरी। तो नेमार जो है ना वो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड ही उनके पास आखिरी ऑप्शन रहता है अपना ट्रांसफ़र करने के लिए। रैशफोर्ड और हैरी केन और नेमार ये ट्रायो अगर खेलता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर, तो डेट विल बी रियली ऑसम। अब बात हो जाए पे मेसी के ट्रांसफ़र की, तो जैसे जैसे मेसी के बार्सिलोना जाने के चांसेस बढ़ने लगे हैं, अभी जो है ना बार्सिलोना ने अपना जो फाइनेंशियल प्लान है ना वो सेंड किया है ला लीगा को कि वो अप्रूव करे ताकि मेसी जो है वो बार्सिलोना के अंदर आ सकें, रजिस्टर हो सकें। तो अभी वो अप्रूव होके नहीं आया है। 19 तारीख का कहा जा रहा था कि वो आएगा, लेकिन अब वो डिले हो गया और अब देखते हैं कि वो कब आता है। अभी अब अगली तारीख भी निकल के नहीं आई है, तो ये कि देखते हैं वो कब अप्रूव होके आता है। हो सकता है कि वो मई के अंदर ही अप्रूव होके आ जाए, क्योंकि जून के अंदर ट्रांसफर मार्केट खुल जाती है। तो जून में आपको मेसी जो है वो बार्सिलोना जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे अल हिलाल की जो है ना वो हार नहीं मान रहा है। पहले उन्होंने 400 मिलियन की ऑफर लगाई थी, अब उन्होंने 500 मिलियन पर ईयर देने का कह दिया है लियोनेल मेसी। लेकिन जितनी जो अंदर की खबरें निकल के आ रही है ना, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चाबी से मेसी की बातें चल रही हैं। तो ये है कि वो यही बातें निकल के आ रही है कि मेसी जो है वो अब बार्सिलोना नहीं आएंगे। 500 मिलियन क्या 1000 मिलियन भी दे देना अगर अल हिलाल, तो भी नहीं आने वाले मेसी। अब यहाँ पे रोनाल्डो के ट्रांसफर की बात कर लेते हैं। तो रोनाल्डो से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं, जैसा कि मैं आपको सारे आर्टिकल्स दिखा भी देता हूँ। तो एक बिजनेस टाइकून है जिसके पास बहुत पैसा है, तो उसने जो है ना वो बायर्न को कहा है कि मैं आपको फंड करूँगा और आप रोनाल्डो को बायर्न के अंदर लेकर आ जाओ। यानी वो जितना भी पैसा मांगता है मैं आपको दूंगा, आप रोनाल्डो को बायर्न के अंदर लेकर आ जाओ। और अगर देखा जाए ना तो डील बुरी नहीं है बायर्न के लिए,
क्योंकि आप देखिए उनके पास जो अभी सेंटर फॉरवर्ड पड़ा हुआ है ना, वो है यहाँ पे चुप्पो-मोटिंग, वो भी कोई 31-32 साल का है और उसके सिर्फ 10 गोल्स हैं यहाँ पे लीग के अंदर, यानी कि बुंडसलीगा के अंदर, और मुश्किल से 10-15 गोल होंगे ओवरऑल उसके चैंपियंस लीग और बुंडसलीगा के मिला के जो दो मेन कॉम्पिटिशन्स हैं। तो यहाँ पे ना मतलब अगर रोनाल्डो आएंगे तो शायद उससे ज़्यादा ही गोल मार देंगे, शायद क्या मार ही देंगे उससे ज़्यादा गोल। तो वो चुप्पो-मोटिंग को जो है ना वो अपना सेकंड स्ट्राइकर बना लें, रोनाल्डो को अपना फर्स्ट स्ट्राइकर बना लें, और बाकी विंगर्स तो उनके पास सारे सेट पड़े हुए ही हैं। यहाँ पे साने है लेफ्ट में उनके पास, कोमान है, गेनेब्री है उनके पास राइट के लिए, उसके बाद फिर अटैकिंग मिडफील्डर के लिए भी उनके पास मुलर है, उसके बाद यहाँ पे मुसियाला है उनके पास अटैकिंग मिडफील्डर के लिए। तो बाकी सारी लाइनअप तो उनकी बिल्कुल सेट है, बस उसको स्ट्राइकर का जो मसला आ रहा है वो रोनाल्डो अगर सॉल्व कर सकते हैं तो भी बुरी नहीं है बायरन के लिए। तो बायरन को ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए और रोनाल्डो के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि रोनाल्डो भी जो है ना वो यूरोप के अंदर ही खेलना चाहते हैं और यूरोप में ही रिटायर होना चाहते हैं। वो भी कोई सऊदी अरब में रिटायर नहीं होना चाहते। ये तो उनके पास ना कोई ऑफ़र नहीं आई थी जनवरी के अंदर, तो इसीलिए उनको मजबूरन अल हिलाल जाना पड़ा। कुछ लोग समझते हैं कि पैसे के लिए चले गए, तो नहीं भाई ऐसा नहीं है। रोनाल्डो ने अपने 10-15 साल पुराने एजेंट को सैक किया है ना, वो सिर्फ इसी वजह से किया है कि रोनाल्डो के लिए वो कोई ट्रांसफ़र ऑफ़र नहीं ला सका था। तो अब रोनाल्डो को अगर बायर्न की ऑफ़र आती है ना, तो रोनाल्डो के चुटकियों में उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और यही अच्छा होगा बायर्न के लिए भी और रोनाल्डो के लिए भी। और रोनाल्डो को हर फुटबॉल फैन उन्हें यूरोप के अंदर देखना चाहता है। और रोनाल्डो का तो छोड़ो यार, मेसी का भी जो फैन है ना वो भी रोनाल्डो को यूरोप के अंदर देखना चाहता है। अब बात हो जाए फिर डायबाला के बारे में। डायबाला का ये सीज़न काफ़ी अच्छा जा रहा है रोमा के अंदर। रोमा जो है वो टॉप 4 भी जो है वो अचीव कर सकती है, जिस तरीके का अभी टेबल नज़र आ रहा है। हो सकता है कि एसी मिलान बाहर हो जाए चैंपियंस लीग से, क्योंकि टॉप 4 के अंदर तो वो आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और उसके अलावा डायबाला ने जो है ना वो अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पे यूरोपा लीग के अंदर भी, और यूरोपा लीग के अंदर भी जो है ना वो रोमा फाइनल में चली गई है। तो डायबाला जो है ना वो अब दोबारा अपनी फॉर्म में आ गया है। जो यूवेंटस में वो फॉर्म खो चुके थे, वो फॉर्म अब उन्होंने दोबारा ले लिए। तो यहाँ पे जो है ना वो रूमर से निकल के आ रहे हैं कि डायबाला जो है ना वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जा सकते हैं, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड उनका जो राइट विंगर है ना एंथनी, उसको भी बेचना चाह रही है 40 मिलियन में। और ये यूनाइटेड के ही फैन पेजेस ये बात कर रहे हैं, यूनाइटेड के ही जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वही ये बात कर रहे हैं। और उसके अलावा जादोन सांचो ने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया है। तो दोनों राइट विंगर यूनाइटेड के फ्लॉप हैं। तो यहाँ पे अगर राइट विंग के ऊपर डायबाला आते हैं, वो है भी लेफ्ट फुटेड और वो है भी फॉर्म में, तो यहाँ पे रोनाल्डो के लिए डायबाला के लिए भी ये बेहतर होगा, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए तो बहुत ही बेहतर होगा कि अगर वो हैरी केन को सेंटर फॉरवर्ड बनाते हैं। उसके अलावा लेफ्ट विंग पे अगर वो नेमार को ले आते हैं और अटैकिंग मिडफील्डर वो ब्रूनो फर्नांडिस रखते हैं। फिर उसके बाद राइट विंग पे अगर वो डायबाला रख लेते हैं, फिर रैशफोर्ड भी पड़े हैं उनके पास बैकअप करने के लिए। तो ये कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। और ये इतने सारे ट्रांसफर्स सिर्फ इस वजह से हो पाएंगे कि अगर कतरी जो शेख जासिम है ना वो अगर आ जाते हैं, तो कतरियों के पास तो बहुत पैसा है, तो वो ये सारे ट्रांसफर्स को पॉसिबल बना भी सकते हैं। और शेख जासिम ने तो कहा भी है मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस से कि अगर मैं आया तो मैं बहुत बड़े बड़े ट्रांसफर्स लेके आऊँगा। इसलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस जो है ना, जो ग्लेजर्स हैं ना, जो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर्स हैं, उनके खिलाफ एहतजाज भी कर रहे थे, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस भी यही चाहते हैं कि जो है ना कतरी आ जाए यहाँ पे, ताकि पैसा आए, बहुत सारा फंडिंग आए और बड़े बड़े ट्रांसफर्स आए। इसी से ही अब मैनचेस्टर यूनाइटेड उठ सकती है, वरना तो आप देख लें उन्होंने कुछ तकरीबन 9 सालों से जो है ना वो लीग ही नहीं जीता है, मतलब प्रीमियर लीग जीता ही नहीं है। 10 साल हो गए, बल्कि अब तो 2013 में आखिरी बार जीता था, और चैंपियंस लीग भी 15 साल पहले जीता था उन्होंने। तो अब यहाँ पे उनका कुछ अच्छा वक्त नजर नहीं आ रहा है, तो अब सिर्फ ये शेख जासिम ही आके मैनचेस्टर यूनाइटेड को बचा सकते हैं। और अब यहाँ पे बात हो जाए रियल मैड्रिड के बारे में। रियल मैड्रिड ने कल मैच खेला अपना वेलेंसिया के अगेंस्ट, जो पता नहीं 12वें-13वें नंबर पे है, और रियल मैड्रिड उसको भी हार गई, क्योंकि अभी ये गेम था और 1-0 रियल मैड्रिड ने यहाँ पे वो गेम लॉस कर दिया है, और 13 पॉइंट पीछे है, 14 पॉइंट पीछे है वो बार्सिलोना से। एटलेटिको मैड्रिड आ गई है अब सेकंड पे, रियल मैड्रिड का तो तीसरा नंबर है यहाँ पे। और रियल मैड्रिड के मैच के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कल फाइट हुई है यहाँ पे विनिसियस जूनियर की। यहाँ पे विनिसियस जूनियर को जो है ना वो रेसिस्ट कमेंट और अब्यूज किया जा रहा था यहाँ पे वेलेंसिया की तरफ से, और बात इतनी बढ़ गई थी कि खुद वेलेंसिया के प्लेयर्स भी गए और विनिसियस जूनियर भी कहा गया है, और उन्होंने कहा है कि भाई चुप कर जाओ, इनफ इज इनफ। वेलेंसिया के प्लेयर्स ने भी कहा है
और विनिशियस जूनियर और रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को दिखा है। लूकास वेस्कुस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। कल बहुत हाथ पार कर दी थी यहाँ पे वेलेंसिया के फैंस ने। todo este tremendo lío. Esto es lo que sucede desde nuestras cámaras. Vean cómo tienen agarrado a Vinicius y cómo son varios los jugadores que le tienen agarrado y él suelta el brazo ahí, está Hugo Duro agarrando del cuello a Vinicius y él se revuelve con un manotazo. Recuerda la de Madrid-Partizan. Sí, sí, los hay metidos. Es verdad. Roja. Mira, ahí está Vinicius explicando a De Burgos Bengochea, a mí me están agarrando del cuello. Sí, a veces Me están agarrando del cuello. es roja porque es roja, pero hay un poco de defensa propia por parte de Vinicius ahí. Te están sujetando con cierta continuidad, además del cuello, que es bastante desagradable. Fíjate el gesto de Vinicius. A segunda, y Marchena ya se va directamente a por él. Como Hugo Duro agarra por el cuello con esa violencia a Vinicius, la agresión de Vinicius se queda en una forma casi de quitarse a Hugo Duro de encima, más que en una agresión. Os digo, Lo que ha pasado. creo. Roja para los dos. Sí, Defensa propia, un poco. Es verdad que no juega nervioso. roja para los dos. Sí, sí. Hubiera sido lo más normal. Claramente. Me sorprende porque si la imagen fue revisada en el VAR, o sea, tenían que haber visto las dos acciones. Digamos que no está la película completa. Yo creo que el inicio de la película es cuando Hugo Duro le agarra del cuello y luego a partir de ahí ya puede tomar una decisión que quiera el árbitro, que para mí es roja los dos. Se veía venir esto, Juanma. Yo creo que en las últimas semanas, meses yo diría, ya había cierta sensación que el tema de Vinicius, como decía antes Guille, iba increciendo en lugar de disminuyendo. Y ahí el Madrid tiene un problema. Y es que lo tiene grande, porque ya no es solamente la sensación contra Vinicius, sino que empieza a estar que si hablo, que si no hablo con el chico, y luego todo gira en torno de esto. Yo creo que el Madrid allí tiene un problema real, porque esto va a ir a más el año que viene, en la próxima temporada. Y Vinicius, en el tuit que ha puesto, avisa, será aquí o igual lejos de aquí. No sé si la solución es porque Vinicius